हाँ जी बच्चों, देखिएगा हमारे पास में एक चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम। हमने एक स्टेटमेंट लिखी। क्या स्टेटमेंट लिखी सर? कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। कि अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो कि इंडिया से है, जो कि इंडिया में अर्न हुई है, वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। ठीक है सर। तो इसका मतलब पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम है क्या, और वो क्या कंडीशंस हैं जब एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल हो सकती है इंडिया में। दो चीजों के अंदर बस चैप्टर खत्म हो जाएगा कि नंबर 1 तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो है क्या, और नंबर 2 कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं जब एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो जाए इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले ये दूसरे वाले फैक्टर से हम उठाते हैं कि हम ये बोलेंगे इसकी एक्सेप्शन है, इस लाइन की एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि सर एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया if number 1 person is individual or Hindu undivided family. Number 2, person having agriculture income more than rupees 5,000 per annum during the previous year. प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें उसने इनकम अर्न की थी। सर आप कहीं गलती से यहाँ पे पर एनम की जगह पे, पर एनम तो गलती से तो नहीं लिख गए, कहीं आपने यहाँ पे पर मंथ लिखना हो? नहीं सर, ये पर एनम ही है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। 5,000 रुपए पर एनम ही है हमारी कंडीशन। सर ये तो बहुत कम है। हाँ जी, कम तो है, लेकिन भावनाओं पे नियंत्रण रखना, कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। अच्छा सर, तीसरी कंडीशन बताओ कि पर्सन हैविंग इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी is more than basic exemption limit. सर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है सर 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, एज द केस में बी। वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, और बाकी सबके लिए 2.5 लाख है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं साथ में, तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं साथ में, तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो है ना वो टैक्सेबल हो जाती है। अब उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाते हैं वो भी एक सिस्टम है, उसको भी हम सीखेंगे। पहले जरा इन कंडीशंस को पढ़ लेते हैं और इसका एनालिसिस कर लेते हैं। क्या लिखा है मैंने लिखा है सर इंडिविजुअल या एचयूएफ लेने वाला, इनकम अर्न करने वाला कौन हो? सर इंडिविजुअल या एचयूएफ, उसकी
एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपए पर एनम से ज्यादा हो और उसकी अदर देन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। ठीक है सर, ठीक है। तो पर्सन हैविंग इनकम अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अच्छा सर, अब देखो सुनो और समझो ध्यान से, एनालाइज कर लें इसको। मान लो जी मिस्टर एक्स है और जवाब आप देंगे सर मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो है सर 6,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर, और अदर इनकम है, यानी कि मान लो उसके पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम से अलग होती है ना। हाँ सर, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उसकी है सर क्या नाम है 4.5 लाख रुपए, और मिस्टर एक्स जो है ना इनकी एज है 26 साल। बोलो सर इनकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है या नहीं है? है सर। हाँ सर है सर। ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है। अच्छा जी, केस 2, मिस्टर एक्स है सर 26 ईयर्स के, इनकी एग्रीकल्चर इनकम है सर 100 करोड़, और उनकी अदर इनकम सर है ही नहीं, निल। बोलो सर टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? बोलो सर। नो सर, नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा। अब यहाँ पे ना भावनाएं आ जाती हैं बच्चों के बीच में, कहते हैं बेचारे का 6,000 और 4.5 लाख रुपए आपने टैक्सेबल कर दिया और इसका 100 करोड़ छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ना सच में किसान था। ये कौन था? सच में किसान था। जो किसान होगा ना उसकी इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर से ही होगी, और हम उसके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाते। और जो किसान नहीं है, जिसका सोर्स कुछ और भी है, हम उसको बेनिफिट नहीं देते, उसके ऊपर हम अमाउंट टैक्सेबल कर देते हैं। अब वो टैक्सेबल कैसे लगाएंगे, टैक्सेबल कैसे करेंगे, वो एक अलग बात है। ठीक है जी, पहले इस चीज को आपको हजम करना होगा कि हाँ सर 100 करोड़ की इनकम टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि पर्सन जो है वो इंडिविजुअल है और उसकी बाकी कोई इनकम है ही नहीं, और अगर होती भी तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे होती तो भी उसकी टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है जी, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो अभी बता दो। अच्छा जी, अब हम करते हैं सर हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑन मिस्टर एक्स हैविंग एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीगेट लिख दिया मैंने, हैविंग एग्रीकल्चर इनकम more than 5,000 per annum and other income more than basic exemption limit। ऐसी टाइम पे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सर इसके लिए ना हमारे पास में स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होगा? कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है सर, हम लगाएंगे स्टेप 2 और उसके अंदर क्या करेंगे? कंप्यूट टैक्स ऑन फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना था, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस अदर इनकम, और दूसरा कंप्यूट टैक्स ऑन
एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है, हम टैक्स किस पे लगाएंगे? एग्रीकल्चर इनकम पे और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे। सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे टैक्स लगा के क्या करेंगे? उस पे तो टैक्स निल होता है। हाँ लगाएंगे बस। अच्छा, अभी दिखाऊंगा कि इसका असर क्या होगा। स्टेप नंबर 3, डिडक्ट स्टेप सेकेंड फ्रॉम स्टेप फर्स्ट and apply cess to get tax liability। ठीक है जी, इसको नोट करो फटाफट से। डन सर। डन सर। अच्छा जी, एक सेकेंड ठहरना। हाँ जी, एक एग्जांपल ले लेते। ये लो, मिस्टर एक्स की जो इनकम थी, जो कि 26 साल के थे, इनकी एग्रीकल्चर इनकम थी सर 2 लाख रुपए और अदर इनकम थी सर 7 लाख रुपए। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख रुपए यानी कि 5,000 रुपए पर एनम से ज्यादा है, और इनकी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या है सर? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। हमने इसके ऊपर स्टेप 1 लगा दिया सर। ये लो स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हमें क्या करना है? टैक्स ऑन 2 लाख प्लस 7 लाख स्लैब रेट के हिसाब से लगाना। अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं लगेगा, निल। ठीक सर, 2,50,000 1 से लेकर के 5 लाख तक टैक्स लगेगा सर 5%। अच्छा, फिर 5 लाख 1 से लेकर के कहां तक जाना है? इन्होंने 9 लाख तक जाना है ना, तो 9 लाख रुपीस तक इनका टैक्स लगेगा सर अपने पास में 20%।
20%। सॉरी, थोड़ी देर का बीच में पॉज हो गया था। हाँ जी, 2.5 लाख पे नील, तो ये अमाउंट है 0। इसका 2,50,000 का 12,500 और 4 लाख के ऊपर 20% कितना हो गया सर? 80,000। ठीक है, टोटल हमारे पास में हो गया ये 92,500। अच्छा, स्टेप 2 हमने टैक्स लगाना है सर ऑन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम थी 2 लाख। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी हमारे पास में इस केस में? 2,50,000। पता है हम क्यों लगा रहे हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस 2 लाख? क्योंकि हम सिर्फ कोर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूट करना चाहते हैं, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑलरेडी हम ऊपर एग्जॉस्ट कर चुके हैं स्टेप 1 में। दोबारा से एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस चीज का हमारे को बेनिफिट मिल सकता है लॉ के थ्रू। तो 2,50,000 है यहाँ पे। अगर ये सीनियर सिटीजन होते तो ये लिमिट 3 लाख हो जाती, वेरी सीनियर सिटीजन होते तो लिमिट 5 लाख हो जाती। ठीक है सर, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख प्लस 2 लाख, तो हमने 4.5 लाख रुपए पे टैक्स लगाना है। अप टू 2,50,000 सर नील, और 2,50,000 1 to 4,50,000 हो जाएगा। 2 लाख रुपए के ऊपर 5% कितना आ जाएगा सर? 10,000। यस सर। ठीक है जी, और फिर बस यहां पे ही रुक जाएंगे 10,000। ठीक है जी, अब हमारे पास में स्टेप 3 है। हम माइनस कर देंगे 92,500 में से 10,000। तो देखो इस तरीके से हमने जो बेनिफिट था एक नॉन फार्मर को भी दे दिया। नॉन फार्मर थे ये, क्यों? क्योंकि सर इनकी एग्रीकल्चर इनकम से 2 लाख थी और अदर इनकम भी थी इनकी, और फार्मर्स की इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर से होती है, हम ऐसा मानते हैं। और हमें जो बेनिफिट देना है ना वो सर एग्रीकल्चर इनकम पे ही देना है। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जितना टैक्स बना है ना उसको हमने डिडक्ट कर दिया है उनकी टोटल इनकम में से, जो कि एग्रीकल्चर इनकम जिसके अंदर इंक्लूडेड थी। तो यहाँ पे कितना आ गया सर? 82,500। अब इसके ऊपर मैं सेस ऐड कर दूंगा, ऐड 4% सेस। 82,500 के ऊपर 4% ऐड करना सर। 82,500 का 4% कितना आता है बताना? सर 3,300। 3,300। और सर ये आ जाती है मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी इसके अंदर मैंने कोई डिडक्शन वगैरह ऐड करना है, मैं लेस करूंगा। ठीक है जी, ये टोटल कितना आ गया? मैंने कोई डिडक्शन वगैरह इसके अंदर डाली नहीं थी, क्वेश्चन के अंदर डाली भी जा सकती। कितना आ गया ये? 85,800। 85,800 ये है सर, जिसको कि मेरे ख्याल में आपने मुझसे पहले ही कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में कुछ पॉज दे दिया था, मैंने कुछ देर रुक गया था मैं। ठीक है, जिसने नहीं नोट किया वो नोट कर ले, वैसे मेरे हिसाब से आपने तो पहले ही कर लिया होगा। यस सर, कर लिया। ठीक है ना, हो गया ना? अच्छा, अब चलते हैं सर अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है जी, अब इस चैप्टर के लिए हम डिफाइन करेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम एग्जैक्टली होती क्या है। हमने अभी देखा कि टैक्स किस तरीके से लगाते हैं और क्या कंडीशंस है कि हमारा जो एग्रीकल्चर इनकम है और टैक्सेबल हो जाएगा और किस तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा वो भी हमने देख लिया। अब हम ये पता करेंगे कि सर हमारे पास में एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है। तो हम कहते हैं सर 3 एक्टिविटीज हैं हमारे पास में, उन 3 एक्टिविटीज के अंदर जो भी डिफाइन किया गया उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं, उसको हम
एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी सी बात लिखी हुई है, इसको जरा देख लेना। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर ही नहीं, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक सर। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम है। इट कवर्स इनकम नॉट ओनली कल्टिवेटर्स but also the landholders who might have rented the outlands। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ना कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो बहुत रिच है, वो इस वजह से हैं क्योंकि ये रेंट पे जो है वो अपने खेत दे देते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप हमें रेंट दीजिए, मैं एक फार्मर हूं, मेरे पास में एक जमीन है, मैंने उसको आपको दे दिया कि आप एग्रीकल्चर इनकम उसके ऊपर कमाइए और साथ में मुझे रेंट दीजिए। तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि जो रेंट रिसीव किया है ना उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम मान रहे हैं, उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम मान रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम मराठवाड़ा के एक किसान को इमेजिन करें अपने पास में फार्मर की लिस्ट के अंदर कि वो बेचारा गरीब और सूखा के अंदर क्या नाम है वहां पे खेती बाड़ी कर रहा है। यहाँ पे हम किसी भी लैंड होल्डर को भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कवर करते हैं, जो कि लैंड होल्डर्स होते हैं और आगे रेंट पे दे देते हैं, अपनी जमीन को किराए पे दे देते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए। बस ध्यान में ही रखना है कि वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है। अच्छा सर, तो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर इनकम के अंदर सर ये चीजें आती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में आता है सर रेंट या रेवेन्यू जो कि मिला है, रेंट या रेवेन्यू जो भी मिला है हमारे को लैंड को रेंट पे देने से, यानी कि मैंने जमीन किराए पे दी और मुझे कोई इनकम यानी कि रेंट से कोई अमाउंट आया है, तो दैट इज ऑल्सो माई एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज ऑल्सो माई एग्रीकल्चर इनकम। और यहाँ पे रेंट और रेवेन्यू को डिफाइन करते हुए क्या बोला गया है कि रेंट अगर रिसीव किया गया है ओरिजिनल टेनेंट से, ठीक है जी, ओरिजिनल टेनेंट से फ्रॉम सब टेनेंट, यानी कि उसने आगे कर दिया था, तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कौन था, लैंड होल्डर था, मैंने अपनी लैंड जो है सिद्धांत को दी, सिद्धांत ने आगे वान्या को दी, तो जो सिद्धांत की इनकम हो रही है सब लेटिंग करने से, वो भी एग्रीकल्चर इनकम को के अंदर आएगी। ठीक है जी। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब कोई भी फी अगर मैं रिसीव करता हूं, रेवेन्यू के अंदर आ सकती है कोई भी फी अगर मैं रिसीव करता हूं, रिन्यूअल ऑफ लीज लैंड, ठीक है जी, जो मैंने लैंड लीज पे दी हुई थी बहुत लंबे समय के लिए और उसके बाद में मैंने उसको क्या कर दिया, उसके रिन्यूअल के ऊपर कोई फी मैंने कलेक्ट की। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये भी हम क्या मानेंगे, ये हमारे पास में रेवेन्यू है। किससे? लैंड से। ठीक है, रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, इसको भी हम मानेंगे अपने पास में क्या, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि एग्रीकल्चर लैंड अगर सिचुएटेड है, एग्रीकल्चर लैंड अगर सिचुएटेड है फॉरेन में, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर इनकम को ही हम एग्जम्प्ट करते हैं, यानी कि लैंड जो है वो इंडिया के लैंड मास पे होनी चाहिए। अगर फॉरेन के लैंड मास पे है तो वहां से अगर कोई इनकम आ रही है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, तो ऐसी लैंड मेरे पास कहां थी, नेपाल में थी, और मैंने उसके ऊपर इनकम इंडिया में रिसीव की है, तो ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है जी। अच्छा जी, देखो इसके अलावा ये तो हमारी बात हुई किसके ऊपर, रेंट और रेवेन्यू के ऊपर, रेंट और रेवेन्यू के ऊपर। अगर हमने कोई इनकम अर्न की है फ्रॉम एग्रीकल्चर अदर एक्टिविटी से, मतलब इसके अलावा, रेंट और रेवेन्यू के अलावा अगर हमने किसी भी तरीके से कोई इनकम अर्न की है, जैसे कि थर्ड पॉइंट के अंदर एक और चीज आती है, मतलब इसके अलावा अगर हमने की है किसी और तरीके से और वो एग्रीकल्चर से ही की है, तो भी वो कहां पे आ जाएगी जी, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आ जाएगी। और थर्ड पॉइंट के अंदर एक बहुत बढ़िया बात बता रहा है, हमारे फार्म हाउस होते हैं। फार्म हाउस का मतलब पहले समझा दूं आपको, ये फार्म हाउस वो नहीं होते सर, ये फार्म हाउस वो नहीं होते जहां पे शादियां होती हैं। फार्म हाउस का मतलब
वो वाली जगहें तो है ही नहीं, उनको तो हम फार्म हाउस मानते ही नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए फार्म हाउस है बोले जाते हैं, वो फार्म हाउस नहीं होते। फार्म हाउस का मतलब क्या होता है, सुन लो ध्यान से। आपके खेत हैं, खेतों के अंदर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, उस बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है एज अ ड्वेलिंग हाउस या फिर स्टोर हाउस। यानी कि मेरे पास में, मैं कौन था, मैं एक किसान था और मेरे पास में खेत थे और उस खेत के अंदर मैंने एक बिल्डिंग बना रखी थी और बाजू वाले किसान ने मुझे बोला, मतलब बगल बगल में दोनों के फार्म्स थे, ठीक है जी, दोनों के फार्म्स थे। ये मैंने इस अपने फार्म हाउस के ऊपर, फार्म के ऊपर एक हाउस बना रखा है, खेतों के अंदर मैंने हाउस प्रॉपर्टी बना रखी है, बिल्डिंग बना रखी है, और इसके अंदर इसका मैं यूटिलाइजेशन कैसे करता हूं, इसका मैं यूटिलाइजेशन करता हूं सर एज अ ड्वेलिंग हाउस या फिर स्टोर, यानी कि मैं अपनी फसल काट करके यहाँ पे रख लेता हूँ इस बिल्डिंग के अंदर। अब ये मेरी बिल्डिंग है ना, खाली पड़ी हुई थी, मुझे साथ वाला कहता है भाई साहब आप मुझे ये बिल्डिंग थोड़े टाइम के लिए किराए पे देंगे क्या, मैं आपको इसके लिए रेंट पे कर दूंगा। तो सर ऐसी इनकम भी अगर कोई है तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। बस होना ये चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग जो है ना वो फार्म्स के अंदर होनी चाहिए, तब हम इसको फार्म हाउस कहेंगे। बात समझ में आई? ये फार्म हाउस वो नहीं है जहां पे मैरिजेस वगैरह होती हैं, उनको तो हमने बिल्कुल कोर बिजनेस एंड प्रोफेशन घोषित किया हुआ है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है सर, ठीक है जी। अच्छा यस सर। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास में लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सैपलिंग ऑफ सीड्स या फिर ग्रोन इन नर्सरी। मान लो जी मैंने आपको, मेरे पास में एक नर्सरी थी, अभी तो हम फॉर्म्स की बात कर रहे थे अभी तक, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं नर्सरीज की बात कर रहा हूं। तो वहां पे ना मैंने क्या किया, मैंने कुछ पौधे उगाए और उन पौधों को उगा करके मैंने आपको सप्लाई कर दिया। ऐसी इनकम के अंदर अगर आपके बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस आ जाते हैं तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाती है। सर ये बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन का क्या मतलब है, एक बार समझाना। हाँ बिल्कुल समझा देता हूं, बिल्कुल समझा देता हूं सर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बिल्कुल इधर ही यूटिलाइजेशन कर लेता हूं इसी पेज का। सर बेसिक क्या होता है, ये हमारे पास में ना ग्राउंड है, हमने बीज बोया, ठीक है। पहले हमारी डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा था, उसके अंदर चेंज क्या आया, इस चीज को भी ध्यान से रख लेना, ध्यान से सुन लेना। तो एक एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एक एग्रीकल्चर इनकम ये भी है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ इतना कुछ, लेकिन आपको समझा रहा हूं मैं। एग्रीकल्चर इनकम को हम ये भी कहते हैं, जो मैं अब समझाने जा रहा हूं, कि कोई ऐसी चीज जो बेसिक या सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने से होती है उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। तो सर हमने ना यहाँ पे ये बीज बो दिया भूमि के अंदर, अब जब तक ये बाहर निकल करके आता है पौधे की शेप में, पौधे की शेप में, ड्राइंग मेरी गंदी है थोड़ी सी लेकिन कोई बात नहीं, पौधे की शेप में बाहर आ रहा है, तो जब ये बाहर आ गया ना जमीन से तो मैं इसको कहता हूं सर बेसिक ऑपरेशन। और इसके अंदर क्या आ जाता है सर, जमीन में बीज को बोना, उसके अंदर खाद डालना, ये सब बेसिक ऑपरेशन के अंदर आ जाते हैं। और एक होते हैं सर सब्सीक्वेंट ऑपरेशन। ये सब्सीक्वेंट ऑपरेशन क्या होते हैं, बाहर आने के बाद में ना मुझे इसके अंदर ना रख रखाव करना पड़ता है, यानी कि पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है या और कुछ करना पड़ता है। तो उसकी जिंदगी जब शुरू हुई, पौधे की जिंदगी शुरू होने से पहले जितने भी ऑपरेशन किए हैं वो बेसिक ऑपरेशन है, उसके बाद किए गए सारे के सारे ऑपरेशन सब्सीक्वेंट ऑपरेशन है। बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने के बाद में अगर कोई इनकम अर्न होती है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। अब यहाँ पे ना इस लाइन के अंदर एक गलती थी, यहाँ पता है क्या लिखा हुआ था, यहाँ ये लिखा हुआ था बेसिक एंड सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने से जो भी चीज बाहर आती है। अब सारी चीजें है ना बच्चों बाहर ही नहीं आती, कुछ अंदर भी चली जाती हैं, कुछ लैंड के अंदर भी रहती हैं। मान लो ये पौधा बाहर नहीं आया, बीज बोया मैंने, आलू का बीज था, ठीक है जी, आलू का बीज था, और मैंने इसका पौधा लगाया, तो ये आलू जो है ना मिट्टी के अंदर ही रहता है, या फिर हमारे पास में स्वीट पोटैटो भी होते हैं, ठीक है, उसके साथ में भी होता है ऐसा ही, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने से जो भी चीज या तो जमीन के बाहर आती है या फिर अंदर जाती है, उसको हम, उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। लेकिन इसके अंदर फर्दर एक गलती हो गई,
कि सर हमने इसके अंदर एक और बात लिखी हुई थी, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या फिर हमने बोला था कि ह्यूमन कंजम्पशन की जगह हमने इसको क्या बोला था, हमने बोला था जो खाने के लिए यूज होती है। अब सारी की सारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है ना, वो सिर्फ खाने के लिए यूज नहीं होती, क्योंकि कॉटन भी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, लेकिन वो खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए यूज होता है। तो फिर हमने अपनी डेफिनेशन को चेंज किया कि बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से जो भी चीज जमीन के बाहर आती है या जमीन के अंदर रहती है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रोप्रिएट है, ऐसी इनकम को हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन कंजम्पशन को बाद में फिर से बदल करके सेलेबल टू मार्केट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि सर सारी की सारी फसल जो है ना, सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता, एनिमल कंजम्पशन के लिए भी होता है। तो आज की डेट में जो हमारे पास में डेफिनेशन है वो पता है क्या है? वो ये है कि बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करने से जो भी प्रोडक्ट जमीन के अंदर जाता है और बाहर आता है और साथ में सेलेबल टू मार्केट है, सेलेबल टू मार्केट है, हम उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। अब सर ये सेलेबल टू मार्केट का ना मतलब बहुत अच्छा है। सेलेबल टू मार्केट क्यों बोला गया? चाहे ह्यूमन कंजम्पशन करना हो, ह्यूमन कंजम्पशन खाने के लिए करना हो या पहनने के लिए करना हो, सेलेबल टू मार्केट के अंदर आ जाता है। ह्यूमन कंजम्पशन करना हो या एनिमल कंजम्पशन करना हो, वो भी सेलेबल टू मार्केट के अंदर आ जाता है। तो सेलेबल टू मार्केट जो है ना, वो एक एप्रोप्रिएट टर्म है। तो सेलेबल टू मार्केट हमने बोल दिया। ओके सर, अब सेलेबल टू मार्केट बनाने के लिए ना, ये आप लोगों के लिए अब जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सेलेबल टू मार्केट करने के लिए ना, कभी कभी हमारे को बेसिक ऑपरेशन और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने के बाद में ना फर्दर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो सेलेबल टू मार्केट होता है। सेलेबल टू मार्केट होता है। पता है क्यों? पता है क्या होते हैं? जैसे हमारे पास में टबैको लीव्स होती हैं, टबैको लीव्स होती हैं, उसके ऊपर हमने बेसिक ऑपरेशन किए, हाँ सर किए। सर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किए, हाँ सर किए। लेकिन क्या ये सेलेबल टू मार्केट है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अभी हमारे को कुछ फर्दर ऑपरेशंस इसके ऊपर करने हैं। क्या ऑपरेशन करने हैं सर? फर्दर ऑपरेशन ये करने हैं कि इनको है ना लैंड पे सुखाना पड़ेगा। टबैको लीव्स जो होती है ना, जिनसे कि बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, इनको ना यूज करने से पहले ना सुखाना पड़ता है, क्योंकि हरे पत्तों में आग नहीं लगती। अगर आप हरे पत्तों की बीड़ी बना देंगे ना, तो उसके ऊपर जो है टबैको लीव्स का जो प्रोडक्ट शुरू होगा ना, तो वो सेलेबल टू मार्केट तभी होगा बीड़ी इंडस्ट्री के लिए जब हम उसको फर्दर सुखा देंगे। तो यहाँ पे है ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे शुगर केन है, जैसे शुगर केन है हमारे पास में, जैसे ही उगा वैसे ही सेलेबल टू मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जहां पे टबैको लीव्स का क्वेश्चन आ गया, टबैको लीव्स का पॉइंट आ गया, या फिर किसी के ऊपर फर्दर ऑपरेशंस और चाहिए, तो इसको भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर मानते हैं। सर इससे क्या फर्क पड़ता है कि फर्दर ऑपरेशंस बीच में है या नहीं है? सर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इनकम के अंदर है ना, इनकम के अंदर, इनकम को आप इनकम पता कब कहते हो? जब आपने उससे जो रेवेन्यू जनरेट किया और उसमें आपने जो एक्सपेंडिचर उसके ऊपर खर्च किए थे, वो जो होता है वो हमारी इनकम होता है। तो सर ये फर्दर ऑपरेशंस के अंदर है ना, हमारे को कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, और इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम पता करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर थे जो कि सेलेबल टू मार्केट करने के लिए एक प्रोडक्ट को जरूरी थे। उनको हम अपनी एग्रीकल्चर इनकम के रेवेन्यू से क्या नाम है, एडजस्ट करके एग्रीकल्चर इनकम निकालेंगे। तो शॉर्ट में सर मैंने इतना समय जो इसको लगाया, सारी डेफिनेशंस को बताया, सारे पॉइंट्स को बताया, और किसके अंदर क्या दिक्कत थी, शॉर्ट में नेटशेल में क्या है सर, बेसिक ऑपरेशन और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने से जो भी प्रोडक्ट जमीन के बाहर आता है या जमीन के अंदर जाता है और सेलेबल टू मार्केट है, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है, चाहे उसके अंदर फर्दर ऑपरेशंस जरूरी हो या ना हो। फर्दर ऑपरेशंस कहां जरूरी होंगे? जहां सर इसको सेलेबल टू मार्केट बनाने के लिए जरूरी होगा पहले कुछ
और ऑपरेशन एक्टिविटी करना। जबकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि जैसे नेचर हमारे को देती है कोई भी प्रोडक्ट तो वो सेलेबल टू मार्केट हो जाता है, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिसको सेलेबल टू मार्केट करने के लिए ना हमें फर्दर ऑपरेशंस की जरूरत होती है। ठीक है सर, तो ये हमारे पास में इस तरीके से था। अच्छा जी, अब सुनो सर, और सुनो, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं कि ना कुछ फार्म्स के अंदर या फिर नर्सरी के अंदर, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। आ जाओ जी, देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्कस वेदर द रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर अ मूवी शूटिंग। मूवी शूटिंग है सर बीच में, ये देखो मूवी शूटिंग, एंड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सीडलिंग इन नर्सरी एडजेसेंट टू एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि नर्सरी में हमने कोई सीडलिंग की थी और उसके नियर बाय क्या था, एग्रीकल्चर लैंड भी थी हमारी, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड थी, उसके साथ में हमने नर्सरी भी बना रखी है। ठीक है, उससे हमने कोई इनकम अर्न की है, उससे हमने कोई इनकम अर्न की है दरबाज। ठीक है जी, इनकम अर्न की है। क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? अब पूछते हैं जी, सर सुनो, सीधी सी बात है, आपने मूवी की शूटिंग की है, आपका कोई बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बीच में दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि आप कौन से गाने के ऊपर शूट कर रहे हैं? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, मेरी जवानी का गीत और आपके बचपन का गीत, है ना। वहां पे क्या है सर, शूटिंग हो रही है खेतों के बीच में। ये शूटिंग वो वाली डिशक्यों वाली नहीं है, ये कैमरा वाली शूटिंग है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने लैंड को रेंट पे दिया है मूवी शूटिंग के लिए, बेसिक या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करने के लिए नहीं। हम इसको एग्रीकल्चर इनकम मान ले? नहीं सर, अगर आपके फार्म्स के ऊपर आकर के ऐसी मूवी शूटिंग रोज होती रहेंगी तो आपका जो इनकम है, आप तो करोड़पति बन जाओगे। आप कल्टीवेटर ऑफ लैंड तो नहीं रहोगे, ना ही आप कोई क्या नाम है वो रहोगे, क्या नाम है जिसने रेंट पे दिया हो आगे। तो सर हम कहते हैं कि ऐसी इनकम को ना हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, क्योंकि हम मूवी शूटिंग की आपको परमिशन नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपने कोई सेल ऑफ सीडलिंग की है नर्सरी में, अब इसके लिए ये जरूरी नहीं था कि आपके एग्रीकल्चर लैंड के एडजेसेंट ही होना चाहिए, हो या ना हो। चलो ठीक है, एक मिनट के लिए यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एडजेसेंट ही था, यानी कि वहीं से मैंने थोड़े से अपने पौधे उठाए एग्रीकल्चर लैंड से और उसको कहां ले आया, अपनी नर्सरी में ले आया, और नर्सरी में मैंने उसका कुछ काम किया, उसके ऊपर उसको उसका रख रखाव किया। तो ऐसी इनकम हाँ सर मेरे पास में जो है, मेरे पास में जो है वो एग्रीकल्चर इनकम थी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीडलिंग ग्रोन इन द पोस्ट ऑफ नर्सरी कॉन्स्टिट्यूट टू एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी, ऐसी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन साथ में एक और बात लिखी हुई है, हाउएवर इन दिस केस सच इनकम इज डिराइव्ड नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड बट फ्रॉम ए नर्सरी एडजेसेंट टू इट, हेंस इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, नर्सरी के अंदर, नर्सरी अगर आपके अंदर फॉर्म्स के अंदर है, फॉर्म्स के साथ में है, ठीक है जी। हाउएवर इन दिस केस नर्सरी को एडजेसेंट बनाया गया था एग्रीकल्चर लैंड के, ठीक है जी। तो हम उसको सिर्फ नर्सरी के ऊपर करने से बिजनेस इनकम नहीं मान सकते। देखो बच्चों, आप इसको छोड़ो हाउएवर के ऊपर की लाइन को, ठीक है जी। सिंपल सी बात है कि जो नर्सरी की इनकम है ना, नर्सरी की इनकम आपकी अगर सेल ऑफ लैंड एंड सीडलिंग ग्रोन से होती है तो वो आपके पास में जो होती है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। हमसे सिर्फ उतना ही जवाब देना, ठीक। यस सर। अच्छा जी, हाँ एक बात बताओ, कैपिटल गेन आपने मेरे साथ में पढ़ा था, कैपिटल गेन आप लोगों ने मेरे साथ में पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या कहा था, हमने दो चीजें पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी कि सर अगर कैपिटल गेन हुआ ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कौन सी वाली, अर्बन एरिया वाली,
ठीक है जी। और कैपिटल गेन हुआ ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया वाली। तो हमने पढ़ा था कि अगर अर्बन एरिया वाली है तो इसको कैपिटल गेन लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है। और यहां पे हम इसको कैपिटल एसेट ही नहीं मानते तो इसके ऊपर कैपिटल गेन लगने की तो बात ही नहीं। बस इतनी सी बात ही याद रखना। क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं सर अगर कोई कैपिटल गेन हुआ है हमारे को, किससे कैपिटल गेन हुआ है? अर्बन एरिया की एग्रीकल्चर लैंड हमने सेल कर दी है, तो हाँ ये कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन लगेगा, यानी कि ये इनकम टैक्सेबल है। लेकिन अगर रूरल एरिया के अंदर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसको हम कैपिटल एसेट ही ट्रीट नहीं करते, तो कैपिटल गेन भी उसके ऊपर नहीं लगता, यानी कि वो एग्जम्प्ट है। तो इस चीज का जवाब मेरे ख्याल आपको मिल गया होगा, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वेदर एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नो। नो। अब देखो, अब इसको पढ़ो, हमने क्या लिखा हुआ है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात की है हम, ठीक है। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन जो था वो लगना था, इसको हमने कैपिटल एसेट लिखा था, फिर भी यहाँ पे नो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है नो के आगे? As per explanation to section 2 subsection 1, capital gain arise from the transfer of urban agriculture land would not be treated as agriculture income under section 10 but will be taxable under section 45। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये कि इसको हम कैपिटल गेन के अंदर लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं लेंगे। तो सर यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम के अंदर तो हम इसको नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ इसको हम छोड़ नहीं रहे हैं टैक्सेबिलिटी से, इसको हम कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल कर रहे हैं, और नीचे इस चीज का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है जी? यस सर। अच्छा, yes, sir. ओके, ध्यान देना मेरी बात पे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक ना चीज होती है हमारे पास, सिचुएशन समझना पहले। सिचुएशन क्या कह रही है? सिचुएशन ये कह रही है कि सर मेरे पास में है ना अपने ही फार्म्स थे, मेरे पास में फार्म्स थे, लेट्स से शुगर केन के फार्म्स थे, ये शुगर केन लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है जी। मैंने इसकी खुद ही, मैं इसका प्रोड्यूसर हूं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या? प्रोड्यूसर तो खैर भगवान है इसका। कहने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मैंने खुद ही किए हैं, मिस्टर एक्स ने किए। मैंने अपने हाथों से इसके ऊपर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन और बेसिक ऑपरेशन किए हैं, और बाद में मैं इसको ले गया हूं सर अपनी फैक्ट्री के अंदर। अब फैक्ट्री फार्म्स ना लगे इसके लिए हम इसके ऊपर एक चिमनी लगा देते हैं और धुआं उठते हुए दिखा देते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास में क्या है? ये फैक्ट्री है, और इसके अंदर ये मेरी शुगर फैक्ट्री है। मैं शुगर बनाता हूं, और शुगर बना करके ना इसको फिर मार्केट में सेल कर देता हूं। और मैं पता है क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि सर मार्केट में मैं एक केजी शुगर जो है वो 100 रुपीज की बेचता हूं। और मैं क्या कह रहा हूं? सर ये देखो, ये तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, और ऐसा मैं 1 केजी का पैकेट थोड़ी बेचता हूं, पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लाखों बेच देता हूं पूरे साल के अंदर 1-1 केजी के। तो सारी की सारी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मान लें? रूल कहता है नहीं सर, आपके कहने से कुछ नहीं होता, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। हमें इसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हमने कैसे स्पेसिफाई किया कि सर फैक्ट्री में लाने तक जो आपके एक्सपेंस थे और जो आपका रेवेन्यू था। अब सर कैसे रेवेन्यू आइडेंटिफाई करूं? सोच करके देखो, कैसे आइडेंटिफाई करूं अपने रेवेन्यू को? ये तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई फैक्ट्री में लाने तक मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, वो मेरे एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस थे। लेकिन सर मेरा रेवेन्यू मुझे कैसे पता लगे? क्योंकि ये चीज मैंने अपनी फैक्ट्री को खुद ही बेची है। तो हमने बोला कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है,
वो पता करो। मार्केट वैल्यू का मतलब अगर आप इस गन्ने को अपनी फैक्ट्री में ना ला करके किसी और को बेच देते तो ये कितने का बिकता, तो वो आपका एग्रीकल्चर रेवेन्यू बोला जाता। आप इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, उसमें से इनकम डिराइव करेंगे और वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। ठीक है सर। और बाकी फैक्ट्री में आने से लेकर के सेल होने तक मार्केट में उसका आप रेवेन्यू, यानी कि आपने कितने में क्या नाम है इसको बेचा है वो, और आपके बनाने में कितने एक्सपेंस थे, उन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो आपकी बिजनेस इनकम आएगी। अच्छा सर, मतलब यहां पे मेरे ऊपर एग्रीकल्चर इनकम और प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी कि बिजनेस इनकम का जो है भार आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैं खुद ही ग्रो कर रहा हूं इस प्रोडक्ट को। देखो, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, मतलब ग्रो भी मैंने ही किया था और मैन्युफैक्चरिंग भी मैंने खुद ने की है। तो इस सिचुएशन के अंदर मेरी बिजनेस इनकम क्या होगी? मेरी बिजनेस इनकम इस तरीके से निकलेगी कि सर मैं अपना रेवेन्यू चेक करूंगा और बिजनेस के एक्सपेंसेस चेक करूंगा, दोनों को एडजस्ट करूंगा तो बिजनेस इनकम निकलेगी। और ऐसे ही रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नोट करूंगा जो कि मार्केट वैल्यू होगी। अगर मैं खुद को ना बेच करके किसी और को बेच देता ही, और उसमें से मैं माइनस करता हूं एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस, तो ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है। तो मुझे एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम दोनों निकालनी है। ठीक है जी। अब यही जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया ना, यही एग्जांपल आपके पास में यहां दिया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में गिवन है। आप इसको खुद कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा चलो, ये आपके ऊपर काम छोड़ा मैंने। और फिर सर यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये भी आपके ऊपर ही डाल देता हूं। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। लास्ट में एक बात लिखी हुई है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जब कुछ जोर नहीं चलता ना, तो हम बिजनेस एक्सपेंस क्या कह देते हैं कि सर जैसे भी असेसिंग ऑफिसर को रीजनेबल लगे, वो एक्सपेंसेस क्या मान लिए जाएंगे? बिजनेस एक्सपेंसेस मान लिए जाएंगे, या फिर जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस मान लिए जाएंगे। ये असेसिंग ऑफिसर को रीजनेबल पता है कब लगते हैं? इंडिया के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर को अपना प्रसाद खाने को मिल जाता है तो उसके बाद में उसको वो रीजनेबल लगने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये होता है इसके अंदर। लेकिन ऐसा लिख मत देना पेपर में कि रीजनेबल टू असेसिंग ऑफिसर मींस उसको प्रसाद जितना मिल गया हो, ऐसा मत लिख देना। अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, जिसके के अंदर हमने एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है। देखो जी, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा है इसके अंदर। मिस्टर एक्स जो थे उन्होंने शुगर केन मैन्युफैक्चरिंग, शुगर केन ग्रो किया और उससे शुगर बनाई। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर लिया हुआ है 6 लाख रुपीस। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन व्हेन ट्रांसफर टू फैक्ट्री दिया हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास में 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इन दोनों को एडजस्ट करता हूं और अपनी एग्रीकल्चर इनकम निकाल लेता हूं, वो कितनी आ जाती है सर? 4 लाख रुपए। बात ही खत्म। अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये कहां पे हुई सर? फैक्ट्री के अंदर हुई। और सेल ऑफ शुगर, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर हु लुक आफ्टर ऑल द ऑपरेशंस। तो अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखी हुई है, यानी कि कॉस्ट कौन सी है? ये दोनों मेरी कॉस्ट है और ये मेरा रेवेन्यू है। तो मैं क्या करता हूं सर? मैं 25 लाख रुपए में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस करता हूं, साथ में मैनेजर को जो सैलरी दी है वो माइनस करता हूं। और सर एक बात बताओ, जो मेरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी का रेवेन्यू है वो मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट है या नहीं है? बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी। कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री को क्या मैं रेवेन्यू ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कह सकता हूं? भाई सिंपल सी बात है ना, जो मैंने यहां पे बताया, सिंपल सी बात है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो रेवेन्यू आया होगा वो क्या होगी? मार्केट वैल्यू होगी। मैंने दिया और फैक्ट्री ने लिया, तो फैक्ट्री के लिए ये कॉस्ट है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए ये रेवेन्यू है। मानते हो? यस सर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास में हमारी बिजनेस इनकम कैसे निकल करके आएगी? सर बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो कितना है? 25 लाख। और उसके एक्सपेंसेस क्या है? सर मैन्युफैक्चरिंग तो इतनी की, बल्कि पहले मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ो, रेवेन्यू इतना है और उसकी कॉस्ट कितनी थी? ये 10 लाख थी, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी का रेवेन्यू था। ये कॉस्ट थी जिसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट फैक्ट्री में आया था। प्लस फैक्ट्री में आने के बाद हमने कुछ खर्चे किए, वो भी माइनस करो, और जो मैंने फर्दर खर्चे किए वो भी माइनस करो। तो 25 लाख रुपए में से मैंने ये तीनों खर्चे माइनस कर दिए, तो मेरी बिजनेस इनकम कितनी आ गई सर? 6 लाख रुपए आ गई। तो मेरी बिजनेस इनकम 6 लाख और एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है। हाँ सर, मिस्टर एक्स जो है वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है सर। और उनकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है। हाँ सर बिल्कुल है, 4 लाख रुपए 5,000 रुपए से तो ज्यादा ही होते हैं। और उनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपए है, उससे ज्यादा है। हाँ सर, 6 लाख रुपए ज्यादा होते हैं 2.5 लाख रुपए से। तो क्या इस केस के अंदर इनके ऊपर स्टेप 1, 2 और 3 को लगा करके टैक्स लगाया जा सकता है? बोलो। ये इनकी एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 6 लाख। तो बताओ इनके ऊपर स्टेप 1, 2 और 3 फॉलो करके जो भी हमने सीखा था क्लास की शुरुआत में, उस हिसाब से टैक्स लगाया जा सकता है? नो सर, क्योंकि कंपनी है। कंपनी है, बोलो। यस सर, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड, मैंने यही ध्यान भटकाना था बस तुम्हारा, और इसको बहुत अच्छे से पकड़ लिया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिस्टर एक्स नहीं लिखा हुआ, एक्स लिमिटेड लिखा हुआ। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अब जो बताने जा रहा हूं देखो। एग्रीकल्चर इनकम जो है, एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको कि ना हमने डिफाइन कर दिया, मतलब इसी बेस के ऊपर था वो, इसी बेस के ऊपर था, रूल 7 के ऊपर ही बेस्ड था। रूल 7 के अंदर क्या होता था? ऐसे पर्सन्स को पकड़ते थे हम जो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता था, जो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता था। तो ऐसे लोग कौन कौन है? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आ जाता है सर रतन टाटा जी का नाम, जिनके अपने ही टी बुशेस हैं और वो अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। तो हमने ना कुछ चीजों को ना पकड़ लिया। किन चीजों को पकड़ लिया? पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं हम इसको, जिसके अंदर की बिजनेस इनकम भी होती है और एग्रीकल्चर इनकम भी होती है। यानी कि जो सामान प्रोडक्ट बना रहा है वो इंसान इसका ग्रोअर भी है और मैन्युफैक्चरर भी है, यानी कि वो उगाता भी है और साथ में उसके ऊपर क्या नाम है, अपना फैक्ट्री में भी उसको चीजों को बनाता है और फाइनल प्रोडक्ट खुद ही बेचता है। याद रखना, मैंने रतन टाटा की टाटा टी की बात की है, मैंने वाघ बकरी चाय की बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि सर वाघ बकरी चाय जो है ना वो टी बुशेस किसी और से खरीदती है और फिर टी लीव से टी बनाती है। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, रतन टाटा जी का नाम मैंने क्यों लिया? इसीलिए लिया क्योंकि वो खुद ही उगा रहे हैं और खुद ही जो है अपने पास में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है सर। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या आता है? हमारे पास में आता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, ठीक है। और कौन आते हैं जी? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, और इनकम derived फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड
और इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। यानी कि यहां पे फर्दर दो चीजें और दी हुई हैं। अगर ये दो चीजें अपने नाम पे दी हुई हो तो कौन सा रूल लग जाएगा? ये रूल लग जाएगा। और अगर यहीं तक एक्टिविटी रुक गई है तो फिर ये रूल लग जाएगा। ठीक है सर, मैं एग्जाम्पल लेता हूं किसका? मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं टी का, क्योंकि मैंने रतन टाटा जी का नाम लिया। सर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ, यहां पे लिखा हुआ है कि रतन टाटा जी की जो इनकम है वो है 10 लाख रुपए। सिंपल, इतनी सी बात बोली गई है। फाइनल इनकम जो है उनकी 10 लाख रुपए। अब आप क्या करेंगे? अब आप सर यहाँ पे रूल्स के हिसाब से चलेंगे, और रूल्स के हिसाब से इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की इनकम हम मान लेते हैं सर 60%, यानी कि 6 लाख। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो कितनी मान लें सर? 40% मान लेते हैं। वो कितनी हो गई सर? 4 लाख। हमने पार्शियल इंटीग्रेशन कर दिया, यानी कि हमें ऊपर की तरह से यहां पे कोई डाटा की जरूरत ही नहीं है। ये डाटा की जरूरत ही नहीं है, हमने तो स्ट्रेट अवे ही उनके लिए रूल फॉलो कर रखे हैं। और ऐसे ही और लोगों के लिए भी ये रूल्स बना रखे हैं। तो ये आपको पार्शियल इंटीग्रेशन के जो पॉइंट्स हैं वो याद करने पड़ेंगे कि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़ के अंदर एग्रीकल्चर इनकम कितना माना गया? 65 और बिजनेस इनकम 35। टी के अंदर 60% एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम 40%, और बाकी दो के रूल्स। ठीक है जी, ये आपको जो है याद रखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। हाँ जी, एक बार फिर से देखना इसको, एक बार फिर से देखना इसको। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है सर, मिस्टर सी एक मैन्युफैक्चरर थे किसके? लेटेक्स के, फ्रॉम द रबर ऑफ प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। These are then sold to market for 30 lakhs। इनका जो रेवेन्यू था वो 30 लाख रुपए था। और यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑफ रबड़ की कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख थी। और बाद में मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी थी? 8 लाख रुपए थी। यानी कि हमने 30 लाख रुपए में से 10 लाख और 8 लाख निकाल देना है। 10 लाख और 8 लाख रुपए निकाल देना है। हमने निकाल दिया। हमारे पास में कितने आ गए सर? हमारे पास में 12 लाख रुपए आ गए। अब इस 12 लाख रुपए की इनकम के ऊपर हमें पार्शियल इंटीग्रेशन लगाना है। तो इस 12 लाख रुपए में से 65% तो हम क्या कर देंगे सर? एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे, और 35% बिजनेस इनकम मान लेंगे। बिजनेस इनकम मान लेंगे जो कि इस हिसाब से आती है, नीचे दी हुई है। ठीक है जी, ये वही आपके पास में जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि किस हिसाब से जो है स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, वही सब कुछ दिया हुआ है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर चुके। और ये हमारा क्वेश्चन जो है, एक चीज इसके अंदर है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इन चीजों को हमने नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना। तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।